दोस्तों, हम लोगों ने प्रस्तावना का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना आखिर होता क्या है, प्रस्तावना को लाने के पीछे की जो पृष्ठभूमि क्या थी, और प्रस्तावना की कहाँ से लिया गया, उसकी भाषा कहाँ से मिलती है। फिर हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना के अंदर की जो मुख्य बातें थी वो पढ़े। हम लोगों ने प्रस्तावना का 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सत्ता का स्रोत बताया गया, सत्ता का स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सत्ता का जो स्वरूप होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगी। तो समाजवादी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, लेकिन उसी दौरान वीडियो ऑफ हो गया था। तो दोस्तों, हम लोग समाजवाद के रूप तक पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि समाजवाद के कितने रूप होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मार्क्सवाद होता है, नक्सलवाद होता है, साम्यवाद, माओवाद, लोकतांत्रिक, दूसरा जो होता है लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, नेहरूवाद होता है, गांधीवाद होता है। हम लोगों ने देखा जो समाजवाद होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ विचारधाराएं होती हैं। इन दोनों समाजवाद के उद्देश्य और विचारधाराएं सेम होती हैं, लेकिन ये जो समाजवाद है इन दोनों का जो तरीका होता है दोनों की विचारधाराएं सेम है, दोनों की जो उद्देश्य है वो सेम है, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो इनकी तरीके होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। हम लोगों ने यहाँ तक कल के वीडियो में देखा था। जो पहला मार्क्सवाद है, नक्सलवाद है, वो हिंसा और क्रांति के तरीकों को वरीयता देता है। वो सोचता है कि हिंसा और क्रांति के तरीके से ही इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है वो संसद के कानून, विकास इत्यादि इत्यादि पर फोकस करता है या भरोसा करता है। वो सोचता है कि हमें अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो हमें इस साधन के तहत आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग चलते हैं जो भारत का समाजवाद है वो कैसा है। तो हम लोग देखते हैं अब भारत का समाजवाद। जो भारत का समाजवाद है वो न जो हम लोगों ने समाजवाद के 2 रूप पढ़े थे, पहला और दूसरा, वो इन दोनों से भिन्न है। हालांकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत का समाजवाद इसके निकट है, मतलब इसके पास है, लेकिन फिर भी वो विशिष्ट है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का समाजवाद विशिष्ट है, आखिर कैसे? तो लेकिन फिर भी वो विशिष्ट है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारत का समाजवाद न मार्क्सवाद नक्सलवाद के तरीके से है, न लोकतांत्रिक समाजवाद के तरीके से। वो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, लेकिन फिर भी इसका जो स्वरूप है वो विशिष्ट होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत का समाजवाद के बारे में संविधान ने डिस्क्राइब नहीं किया है। समाजवाद एक शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया गया आखिर समाजवाद होता क्या है। तो जो चीजें डिस्क्राइब नहीं की जाती हैं उसके लिए न्यायालय की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के समाजवाद को परिभाषित किया। इसमें उन्होंने बोला कि जो भारत का समाजवाद है, भारत का समाजवाद भारत का समाजवाद कोई विचारधारा नहीं, बल्कि एक नीति है। जो भारत का समाजवाद है वो कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि एक नीति है। कोई सोच नहीं है, बल्कि एक नीति है। तो इसके तहत इन्होंने बोला कि जो नीति है उसका क्रियान्वयन ऐसे हो सकता है कि कैसे जीवन स्तर के असमानता को दूर किया जाए। भारत का समाजवाद इस पर फोकस करता है। दूसरा आय की असमानता को कैसे दूर किया जाए। भारत का समाजवाद इस पर फोकस करता है। तीसरा, वंचित तथा मजदूर वर्ग के कल्याण किया जाए। भारत का समाजवाद इस पर फोकस करता है। ये सब जितनी भी बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। चौथा, भारत का समाजवाद इस पर फोकस करता है कि जो विभिन्न स्तर पर शोषण होते हैं, विभिन्न स्तरों पर
शोषण की समाप्ति की जाए। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो भारत का समाजवाद है, जो समाजवाद है, उसकी परिभाषा हमारे संविधान ने डिस्क्राइब नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया। तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाजवाद को परिभाषित किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भारत का समाजवाद एक नीति है, विचारधारा नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं, हम लोग पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो नीति तथा विचारधारा में आखिर अंतर क्या होते हैं। नीति तथा विचारधारा में अंतर। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो नीति होती है वह व्यवहारिक होती है, नीतिक व्यवहारिक होती है, लेकिन जो विचारधारा होता है वो सैद्धांतिक होता है। जैसे जो समाजवाद के उद्देश्य हैं, दोनों समाजवाद के लिए उद्देश्य वही है, भारत के समाजवाद का भी उद्देश्य वही है, लेकिन उसके जो साधन, जो तरीके हैं उसको प्राप्त करने के, वो डिफरेंट है, वो अलग है। जो विचारधाराएं होती हैं वो ये बोलती हैं कि वो सैद्धांतिक होती हैं, वो ये बोलती हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब हम चाहे हिंसा हो चाहे क्रांति हो, उस तरीके से भी हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नीति होती है वो ये बोलती है, वो अपने चरणबद्ध विकास को महत्व देती है, वो अपने संविधान, जो संसद के कानून है उस पर विश्वास करती है। वो ये बोलती है कि जो भारत के सरकार की नीतियां होंगी वो समाजवादी नीतियां होंगी, वो नीतियां ऐसी बनेंगी कि जो विभिन्न स्तर पर जो शोषण है उनकी समाप्ति कैसे की जाए, जो आय की असमानता है जिसके कारण जीवन स्तर की असमानता पनपती है, उसकी समाप्ति कैसे की जाए। तो हम देखते हैं कि जो भारत का समाजवाद है उसके केंद्र में, भारत के समाजवाद के केंद्र में जो संपत्ति का सामाजिकरण या निजीकरण है, संपत्ति का सामाजिकरण या निजीकरण नहीं है। तो भारत के समाजवाद के केंद्र में संपत्ति का सामाजिकरण या निजीकरण नहीं है। भारत के समाजवाद के केंद्र में सरकार की समाजवादी नीतियां हैं। भारत के समाजवाद के केंद्र में सरकार की समाजवादी नीतियां हैं। कि आखिर हम जो सरकार की समाजवादी नीतियां आती हैं वो मजदूर तथा जो वंचित वर्ग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके कल्याण के लिए आती हैं, जो शोषण की समाप्ति के लिए आती हैं, आय की असमानता को आखिर कैसे कम किया जाए उसके लिए आती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारत का समाजवाद है इसी कारण विशिष्ट हो जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब मुकेश अंबानी का जियो लॉन्च हो रहा था, एग्जाम्पल जियो जियो लॉन्चिंग के दौरान हम लोग देखते हैं जब जियो लॉन्चिंग हो रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लॉन्चिंग के वो लॉन्चिंग जब हो रहा था तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं। तो इस तरह जो आलोचक थे, जो भारत के आलोचक थे, आलोचकों ने इसे यह बोला था कि यह यह समाजवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो क्या उद्देश्य, क्या समाजवाद के हैं, उसमें क्या था, संपत्ति का सामाजिकरण या निजीकरण, वो उद्देश्य था। तो मतलब क्या इसमें इसको हम लोग देखेंगे तो ये बोला जाएगा, जब इसके हम लोग तथ्य पर जाएंगे तो ये बोला जाएगा कि यह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आलोचकों ने ये बोला था कि जब जियो लॉन्चिंग के समय प्रधानमंत्री उपस्थित थे तो आलोचकों ने यही बोला था कि यह निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, या पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जब हम इसको अपना व्यू इस पर देंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भारत का समाजवाद विशिष्ट है। भारत का समाजवाद विशिष्ट है। भारत का समाजवाद क्या बोलता है कि जो आय की असमानता है उसको कैसे कम किया जाए, ताकि जो विभिन्न स्तर पर जो शोषण होते हैं या फिर जीवन स्तर की असमानता होती है उसकी समाप्ति की जा सके और वंचित तथा मजदूर वर्ग का कल्याण किया जा सके। तो जियो क्या था,
जियो कम पैसे में डाटा उपस्थित कराता था, मोबाइल देता था। तो उससे क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कोई सर्विसमैन है, कोई सर्विसमैन है और यहाँ पर कोई मजदूर है। सर्विसमैन, मान लीजिए एक मोबाइल है, उसकी प्राइस 100 रुपये है। तो सर्विसमैन इस मोबाइल को पा सकता है, उस मोबाइल को खरीद सकता है। उसकी डाटा, जो नेट का डाटा है वो मान लीजिए 100 रुपये है, यहाँ पर देख लिया जाए, तो उस डाटा को सर्विसमैन ले सकता है। लेकिन जो मजदूर है वो उस डाटा को नहीं ले सकता है। तो जियो आखिर क्या था, जियो ने यही किया था, जो हाशिए पर उपस्थित व्यक्ति है, मतलब जो हमारा समाज है उसके सबसे निम्न स्तर पर जो व्यक्ति है उसको भी डाटा एक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया। तो भारत का समाजवाद भी यही करता है कि जो लाभ है वो जो समाज का सबसे निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है उसके तक वो लाभ पहुंच सके। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो जियो की लॉन्चिंग थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए वहां पर उपस्थित हैं। तो इसे हम लोग ये नहीं इससे कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजीकरण को वहां पर उपस्थित होकर बढ़ावा दिए थे, क्योंकि जियो का उद्देश्य यही था कि सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति को भी डाटा मोबाइल प्रदान किया जा सके। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम लोगों ने तो पहले आलोचना देख लिया, दूसरा जब हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि 1900 भारत ने 1991 में एलपीजी लिया, मतलब भारत की नई आर्थिक नीति आई, भारत की नई आर्थिक नीति आई। लेकिन आर्थिक नीति आने से भारत का समाज, तो कुछ आलोचक को बोलते हैं कि इसके आने से जो भारत का समाजवाद है कुछ लचीला हो गया है। इन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिया है, तर्क ये दिया है कि नई आर्थिक नीति जब आई है तो वो निजीकरण को बढ़ावा दिए है, निजीकरण को बढ़ावा बढ़ावा दिया है। पूंजीपतियों का उदय हुआ है। तो ये सच भी बात है, जो जब नई आर्थिक नीति जब से आई है तब से भारत में निजीकरण को बढ़ावा मिला है और पूंजीपतियों का उदय हुआ है। तो तर्क यहाँ पर जो दिया गया है कि भारत जब नई आर्थिक नीति भारत में आई तो भारत का समाजवाद कुछ लचीला हुआ है। तो हम लोग इसको सही भी मानेंगे, हम लोग इसको अपने व्यू से नहीं जाएंगे। हम लोग जो ये व्यू इसका दिया गया कि हाँ, जब से भारत ने नई आर्थिक नीति लिया है तब से भारत का समाजवाद कुछ लचीला हुआ है, तो हम लोग कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं। अब लोग हम लोग चलते हैं जो हमारे सत्ता का स्वरूप था, सत्ता का स्वरूप, उसमें जो हमारा अगला टॉपिक था वो था पंथ निरपेक्ष। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या होता है, फिर हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, पक्ष विपक्ष, ओवरव्यू, मतलब कंक्लूजन देंगे। उसके पहले पीटी के लिए हम कुछ इसमें बता देते हैं कि जो पंथ निरपेक्ष था, भारत के मूल संविधान में यह धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसको हम लोग आगे चलकर बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो पंथ निरपेक्ष है उसको पहले धर्मनिरपेक्ष था हमारे मूल संविधान में, लेकिन उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष बना दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है, वही आखिर पंथ निरपेक्ष होता क्या है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य
तो हम लोग देखेंगे इसमें एक ऐसे देश पंथ निरपेक्ष एक पंथ निरपेक्ष राज्य किसे माना जा सकता है। पंथ निरपेक्ष राज्य उसे माना जा सकता है जहां पर राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, मतलब राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज अपने राज धर्म का पालन करे। यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो राज्य है वो अपने जो नागरिक हैं उनको जाति, लिंग, उच्च नीच, धर्म इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बोला गया राज्य का कोई धार्मिक कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब जैसे अब जैसे पीएम प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये इस पोस्ट पर जब मोदी बैठे हुए हैं, तो अगर इस पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मोदी का कोई धर्म नहीं है, ये राजधर्म है, ये राजधर्म में है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इनको इनको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर नहीं। सामूहिक तौर पर ये एक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य उसे ही माना जा सकता है जहां पर राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। अब जैसे हम लोग देखते हैं जो यूपी के सीएम योगी हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो अतिक्रमण है, जहाँ भी अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण के रूप में जैसे कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा, अगर रोड चौड़ीकरण के दायरे में वो आता है तो उसको तोड़ा जाएगा। तो मतलब क्या है, अब जैसे प्रधानमंत्री योगी हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर तो वो निर्णय मतलब कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक महंत हैं, और उनके सामने जब मंदिर टूटेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो अभी फिलहाल में एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो हमारे संविधान ने उनको ये बोला कि आपका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, आप हिंदू मुस्लिम वहां पर नहीं है, आप वहां पर राज धर्म के पद पर बैठे हुए हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर पर आपका धर्म होगा, लेकिन राजकीय तौर पर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग देखा कि पहला, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरा, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो इस तरह हम देखते हैं जो पंथ निरपेक्ष राज्य होते हैं उसमें ये दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि वहां पर राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वो अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने हिसाब से वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन तभी वो कर सकते हैं जब वो खुद उस धर्म को मानते हैं। किसी के उकसावे या बहकावे में धर्म परिवर्तन करना ये संवैधानिक नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा है वो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वो अपने धर्म के अनुसार उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार हर त्यौहार मना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है? तो हम लोग इसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो हम लोग पहला जो पार्ट होगा वो होगा सैद्धांतिक या संवैधानिक तौर पर। हम लोग पहला इसका पार्ट देखेंगे जो सैद्धांतिक या संवैधानिक तौर पर भारत पंथ निरपेक्ष कैसे है। दूसरा हम लोग देखेंगे व्यवहारिक तौर पर। तीसरा हम लोग कंक्लूजन देंगे। तो जो हम लोग इसमें देखेंगे, पहला हम लोग देखते हैं कि भारत संवैधानिक या सैद्धांतिक तौर पर तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। क्यों? पहला, क्योंकि भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार से अपेक्षा यह की जाती है कि वो अपने सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान दृष्टि से देखें। और दूसरा जो है, हमारे संविधान ने धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोगों को कम से कम 10 से 12 वीडियो
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है दोस्तों, मेरा टारगेट ये है कि हम आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़ाएंगे। आपको मेरे वीडियो देखने के बाद एक भी एनसीईआरटी या फिर पॉलिटी की बुक उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को बस देखिए, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि पहला, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। तीसरा, समानता का अधिकार प्रदान किया है। जो भारत का संविधान है, समानता का अधिकार प्रदान किया है। कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है किसी की भी सामने। कोई भी व्यक्ति को गरीब और अमीर के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। अब चौथा हम लोग देखते हैं कि जो भारत का शासन है, भारत का शासन संविधान से चलता है। भारत का शासन संविधान से चलता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ से। धर्म ग्रंथ कुछ भी हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ जैसे गीता हो सकता है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है। तो भारत का जो शासन है वो संविधान से चलता है। भारत के शासन में जो संविधान है वो सर्वोपरि है। आपके धर्म की जो बुक है या फिर जो धर्म ग्रंथ है, उसके हिसाब से उस धर्म ग्रंथ में क्या बोला गया है, इससे भारत के शासन में कोई मतलब नहीं। भारत का शासन केवल संविधान से चलेगा। भारत के शासन में केवल संविधान ही सर्वोपरि होगा। गीता में क्या लिखा गया है, कुरान में क्या लिखा गया है, बाइबल में क्या लिखा गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जो 3 तलाक प्रथा थी, 3 तलाक प्रथा ये क्या थी? हालांकि इसका कुरान में इसका जिक्र किया गया था, तलाक बिद्दत का, लेकिन भारत का जो संविधान था उसके आधुनिक मूल्यों की ये खिलाफ थी। मतलब 3 तलाक उसके आधुनिक मूल्यों के खिलाफ थी। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को रद्द कर दिया। लेकिन 3 तलाक के जो तलाक बिद्दत है, इंस्टेंट तलाक जिसको बोलते हैं, तलाक तलाक तलाक, उसको रद्द कर दिया गया। इससे क्या होगा कि जो शोषण होता है, जो महिलाओं का शोषण होता था, उसकी समाप्ति हो गई है। अब जैसे अब कोई महिला है, वो रोटी बनाने में उस रोटी को मोटी पतली कर देती है, तो उसके उपलक्ष्य में आप 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक बोल देंगे। या फिर वो कुछ भी ऐसा करती है जो आपको मंजूर नहीं है, तो आप उसके कारण उसको तलाक 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 बोल दें। तो ये जो हमारे भारत का संविधान थे उसके आधुनिक मूल्यों के खिलाफ थी। अब दूसरा, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल है सती प्रथा। सती प्रथा, ऐसा ही सती प्रथा जो था वो भी हमारे संविधान के आधुनिक मूल्यों के खिलाफ था। इसलिए उसको भी भारत के संविधान ने, या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको निरस्त कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत एक संवैधानिक या सैद्धांतिक तौर पर भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। अब जैसे भारत का शासन संविधान से चलता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे जो ISIS है, जिसको हम लोग आईसिस बोलते हैं, ISIS जो आतंकवादी संगठन है, या ईरान हो गए, यहाँ पर जो शासन चलता है, तालिबानी, यहाँ पर जो शासन चलता है वो वहाँ का जो धर्म ग्रंथ है उसको वरीयता दी जाती है। वहाँ का धर्म ग्रंथ जो बोलता है वहाँ पर इस मतलब कि उसके हिसाब से ये शासन चलाते हैं। लेकिन भारत का शासन संविधान से ही चलता है। तो इस तरह हम लोग देखें, संवैधानिक तौर पर भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं व्यवहारिक तौर पर, क्या भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य माना जा सकता है? तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज ये भारतीय राजनीति में हम लोग देखते हैं कि जो आखिर व्यवहारिक तौर पर भारतीय राजनीति में धार्मिक मुद्दे आखिर क्यों इतने उठते हैं, जबकि भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है। भारतीय राजनीति में धार्मिक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 123 के तहत यह बोला है कि चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 123 के तहत यह बोला
कि चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन नेता जब इसे माने तब ना, नेताओं ने इसे नहीं माना है। नेता अभी भी धार्मिक मुद्दे उठाते हैं। जैसे क्या होता है, जब उम्मीदवारों का चयन होता है, उम्मीदवारों का चयन के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई गांव, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए हम लोग, तो कोई गांव ए है, यह गांव है, यहाँ पर हिंदू अगर मान लिया जाए कि केवल 20% हैं, मुस्लिम 70% हैं, बाकी अदर अदर 10% हैं। तो कोई कोई जो दल होता है, कोई भी दल, तो क्या करेगा, यहाँ पर जब उम्मीदवार को, जब अपने उम्मीदवार को उतारेगा, तो वो देख उस गांव की जनसंख्या को पहले देखेगा कि किस धर्म की जनसंख्या वहां पर सबसे ज्यादा है। तो उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए 70% ये मुस्लिम है, मुस्लिम हिंदू, तो उस गांव में वह मुस्लिम को उम्मीदवार के तौर पर चुनेगा, उस गांव में मुस्लिम को उम्मीदवार के तौर पर उतार देता है। प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर यही है, वह जनसंख्या का विश्लेषण करते हैं, उसके हिसाब से वह वहां पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं। अभी प्रशांत किशोर जो बंगाल का चुनाव हो रहा है उसमें ममता बनर्जी के साथ है। तो हम लोग इस तरह देखें कि उम्मीदवार चयन के दौरान धार्मिक धार्मिक बातें होती रहती हैं। अब जो पहला ये हम लोग देखें, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रक्रिया के दौरान धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं। का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, एग्जाम्पल में मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हर चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये उठाया जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें केवल एक जो दल है उनकी ही भूमिका नहीं होती है, इसमें जो भारत के नागरिक हैं उनकी भी भूमिका होती है। जैसे मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार या व्यवहार, मतदान का व्यवहार, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल पर कोई बाकेलाल है, एग्जाम्पल का हम देखेंगे कि कोई बाकेलाल है, इनका धर्म जो है हिंदू है, इनका धर्म हिंदू है, अ, इनका धर्म इनका धर्म हिंदू है। अगर उम्मीदवार कोई उम्मीदवार मुस्लिम है और ये जो है ये हिंदू हैं, तो वहां पर वो ये उस मुस्लिम उम्मीदवार को वोट न देने के बजाय हिंदू उम्मीदवार को वोट देना पसंद, ज्यादातर लोग यही पसंद करते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत में अभी भी धार्मिक मुद्दे काफी ज्यादा व्याप्त हैं। तो हम लोग देखते हैं जो मतदान का व्यवहार है वो भी जो होता है वो जाति, धर्म और लिंग वगैरह के हिसाब से चलता रहता है। यहाँ पर विकास वगैरह को लोग पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर धर्म के हिसाब से, जाति, लिंग के हिसाब से यहाँ पर मतदान का व्यवहार भारत में ज्यादातर देखने को मिलता है। उम्मीदवार चयन। और हम लोग चौथा जो देखते हैं, हम लोग चौथा देखेंगे कि जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद के गठन के दौरान, मंत्री परिषद के गठन के दौरान भी धार्मिक धर्म विशेष को वरीयता दी जाती है, या जाति विशेष या लिंग विशेष, ये सब क्या, पंथ निरपेक्ष का मतलब ही यही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है वो उस धर्म के व्यक्ति को ही दी जाती है। इसी तरह हम लोग मान लीजिए वो एक धर्म के हिसाब से बोले, पंथ निरपेक्ष का मतलब एक धर्म नहीं है। हम आगे बताएंगे आपको कि आखिर हमारे मूल संविधान में जो धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ था उसको आखिर क्यों पंथ निरपेक्ष बोल दिया गया, उसको पंथ निरपेक्ष क्यों बना दिया गया, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आखिर क्यों ऐसा हुआ था। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप लोग अभी यही समझिए कि एक विशेष धर्म नहीं है, ये जाति से भी पंथ निरपेक्ष, लिंग भेदभाव से भी होता है। तो मंत्रिपरिषद जब अल्पसंख्यक का गठन किया जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय जब किसी को दिया जाता है तो उस धर्म के व्यक्ति को दे दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि कहीं 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 राज्य में 2 सीएम होते हैं, सॉरी 2 सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम होते हैं, 2 डिप्टी सीएम होते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? किसी किसी राज्य में, जो उत्तर प्रदेश है वहीं पर 2 डिप्टी सीएम, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो जाति विशेष जो होता है, जाति विशेष
उस जाति विशेष के जो नागरिक हैं, उस जाति विशेष का जो उनके मतदाता हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए दो डिप्टी सीएम बनाया जाता है कि वो जाति उनसे नाराज ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत में जब चुनावी प्रक्रिया होती है, मंत्री परिषद का गठन होता है, व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, और भारत में व्यावहारिक तौर पर ये व्याप्त है, इसे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा। एक और हम लोग इसमें देख लेते हैं, जो भारत की जब भारत सरकार की नीतियां बनती हैं तो वो भी काफी हद तक धर्म से ही प्रेरित होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी यूपी का बजट आया है, यूपी के बजट में मैक्सिमम पार्ट जो ऐसा है जो अयोध्या के लिए ही दे दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है? एक धर्म विशेष का वहां पर उत्थान करने के लिए ही इतना बजट का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर दिया गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो नीतियां भी होती हैं वो भी धर्म से ही प्रेरित हो जाती हैं। तो व्यावहारिक तौर पर भारत में धर्म व्यावहारिक तौर पर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना नहीं जा सकता। इसका सबसे अच्छा सा कंक्लूजन यही होगा।